गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओलंपिक स्टडी। कैसे आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, पोल करवाया था मैंने, तो वहाँ पे लगभग 40% बच्चों ने कृषि के समर्थन में पोल किया है। मतलब 40% बच्चों ने कृषि टॉपिक पे वन लाइनर क्वेश्चन की डिमांड की है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वो कृषि चैप्टर। और यहाँ पे हमने सोचा था कि राजस्व परिषद या फिर पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन करवाया जाए, लेकिन बच्चों ने जब कृषि चूज़ किया है तो कृषि से हम संबंधित क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आज हम 70 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं के बाद में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकता है, वो है कृषि टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ना, आपको स्किप नहीं करना है, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखना। कहीं से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो लगभग हम यहाँ पे 70 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले टाइम में लगभग हम 350 से या 400 क्वेश्चन कृषि से संबंधित देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 से 5 या फिर 6-7 वीडियो तक भी जा सकता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जिस किसी टॉपिक को हम टच करते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। इसके पहले लगभग हमने 16-17 वीडियोज़ अपलोड किया है। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको बता दूं कि क्विक रिवीजन सीरीज के माध्यम से हम संपूर्ण ग्रामीण परिवेश का रिवीजन कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़िए। लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ग्रामीण परिवेश की तैयारी आप इस चैनल से अच्छे से कर सकते हैं। हमारा ई बुक वगैरह भी है, कोर्स भी है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको डिटेल दे रखा है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, काफ़ी बच्चों की शिकायत आ रही है कि सर आप वीडियोज़ नहीं ला रहे हो। देखो भाई, घर की जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, और कुछ पर्सनल रीज़न होने की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रहा हूँ। एक हफ्ते के लिए मैं बाहर गया था, आपको पता है। देन उधर से लौट के आया हूँ, तब से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और वीडियोज़ नहीं ला पा रहा हूँ। ये टेक्स्ट तो मैंने काफ़ी टाइम पहले ही बना लिया था, लेकिन इस वीडियो को भी मैं 2-3 बार में शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी आपको ब्लर लाइट देखने को मिल सकती है, यानी कि नाइट मोड पे आपको वीडियोज़ आज देखने को मिल सकता है। तो आप लोग जो है इससे परेशान मत होना, थोड़ा सा आपको येलो कलर में आज आपका वीडियो देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में रोजगार करने में कृषि का कितना योगदान है। 57% योगदान है। जितने भी क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण है। क्विक रिवीजन सीरीज है, जो नए हैं बता दूं, क्विक रिवीजन सीरीज है। संपूर्ण ग्रामीण परिवेश का हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग चैनल से जुड़िए और लेखपाल की तैयारी अच्छे से कीजिए। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो रोजगार में कृषि का परसेंटेज है, योगदान है, ये कितना है, 57%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से उद्योग कृषि आधारित उद्योग हैं। तो कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और रेशम उद्योग, ये तीनों उद्योग जो हैं ये कृषि आधारित उद्योग हैं। ठीक है, अगला है, कुल निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात कितना है। कुल निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात कितना है। आप क्वेश्चन को इतना समझिए कि कृषि का योगदान कितना है कुल निर्यात में, तो 36.8% योगदान है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने अरिहंत बुक से लिया है, आप क्वेश्चन को मैच करा सकते हैं, वहाँ का कंटेंट मैंने लिया है। ठीक है, यहाँ पे 36.8% जो है यहाँ पे कृषि का निर्यात में योगदान है। अगला है, भारतीय कृषि की विशेषता क्या नहीं है। सीमित लोगों की भूमिका, ये कृषि की विशेषता नहीं है, भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, सीमित लोगों की भूमिका। अगला है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह किसका कथन है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ठीक है, कौन सा है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला है, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व कितने प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी। तो स्वतंत्रता से पूर्व भूमि के लिए सिंचाई की जो व्यवस्था थी, ये मात्र 19% भूमि पर अवेलेबल थी। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व कितने प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी। तो 19% भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी। ओके, अभी देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जोतों के आकार का छोटा होने का प्रमुख कारण क्या है। पारिवारिक है, परिवार बढ़ रहा है ना, लोगों में डिवीज़न हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, जोतों का आकार भी छोटा हो रहा है। अगला है, भारत में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है, कितने हेक्टेयर में है। तो 1.6 प्रति व्यक्ति जा रहा है जोतों का आकार। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति जोतों का आकार जो है ये 1.6 हेक्टेयर जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कृषि में निम्न उत्पादन का क्या कारण नहीं है। तो निम्न उत्पादन में ये पर्याप्त वित्त और विपणन ये एक कारण नहीं है। ठीक है, कुछ और कारण है, ये पर्याप्त वित्त और विपणन ये निम्न उत्पाद का कारण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु कृषि, पशुपालन, भूमि व्यवस्था और भूमि सुधार पर ध्यान करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र सिंचित है? तो भारत में 36% कृषि क्षेत्र सिंचित है और स्वतंत्रता से पूर्व 19% क्षेत्र जो है सिंचित था। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कृषि आगत है? कृषि आगत, ठीक है, यानी कि कृषि से संबंधित है। तो बीज है, सिंचाई है, कृषि यंत्र है, ये सारे के सारे जो है कृषि आगत हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई? तो 1963 में भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत किस मौसम में हुई थी? तो प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत खरीफ मौसम में हुई थी। कब हुई थी? खरीफ मौसम में हुई थी प्रायोगिक फसल बीमा योजना। अगला है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। ओके, कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। ओके, अगला है, बृहद सिंचाई योजना होती है तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो योजनाएं होती हैं जहाँ पे हम सिंचाई करते हैं उनको हम बोलते हैं वृहद सिंचाई योजनाएं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में देश की समूची सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है? तो 89% हम लोग यूज़ में ला रहे हैं समूची सिंचाई क्षमता का, ठीक है। कितना? 89.4%, यानी कि 89.5% जो है हम पूर्ण क्षमता की सिंचाई को यूज कर रहे हैं। अगला है, वर्तमान में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? तो सतही सिंचाई के अंतर्गत 90% सिंचाई क्षेत्र है। अगला है, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है तो ट्यूबवेल। और इसके बाद में सिंचाई में देखिए 2 क्वेश्चन, अगला ये आप देख सकते हैं, दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। बहुप्रचलित सिंचाई स्रोत ट्यूबवेल होगा और सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो ये ड्रिप प्रणाली होगी, ठीक है। ड्रिप प्रणाली होगी जो कि काफ़ी श्रेयस्कर है, जहाँ पे पानी का खर्चा कम होता है। अगला क्वेश्चन है, NPK के किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। इनके किस अनुपात प्रयोग की संस्तुति की गई है? तो 4:2:1 ये इनका रेशियो होना चाहिए। मतलब खाद्य वगैरह में जिस तरह से पड़ता है वो इस तरह से पड़ना चाहिए, 4, 2 और 1 के अनुपात में, ठीक है। अगला है, भारत में चयनात्मक या आंशिक यंत्रीकरण की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। चयनात्मक या आंशिक यंत्रीकरण की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। अगला है, एक थ्रेशर द्वारा दाने का अधिक नुकसान कब होता है? यदि इसकी गति ज़्यादा हो। एक थ्रेशर में जब उसके पंखे की गति ज़्यादा होती है तो दाने का नुकसान अधिक होता है। अगला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई? सभी को पता होगा, 1975 में। RRB यानी कि रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्रीय रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक ये हो सकता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 में हुई। अगला है, हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार आया? इसको जरा मुझे कंफर्म करना है यार। एक्चुअली मैं RRB से कंफ्यूज कर रहा हूँ, ये जो NTPC वगैरह वाला है ना, RRB से मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ। ओके, सो आगे देखते हैं। और RRB का जो एग्ज़ाम होता है बैंक वगैरह में, उसको भी आप देख सकते हो, वही चीज़ ये है, रीजनल रूरल बैंक, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जो बैंक होते हैं उनको हम RRB बोलते हैं। इसकी पहली बार स्थापना जो है 1975 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार आया? खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, व्यवसाय, कृषि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि, ये हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में सुधार आया। अगला क्वेश्चन है, देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर बहुफसली कार्यक्रम लागू है? तो 71% भूभाग पर बहुफसली कार्यक्रम लागू है। ओके, अगला क्वेश्चन है, देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य क्या हैं? तो देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, अनाज प्रसंस्करण और भंडारण करना। ये किसका काम है? कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमि संरक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है?
भूमि संरक्षण व्यवस्था का क्या मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो पशु चारण को बढ़ावा देना ये भूमि संरक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। और भी 2-4 ऑप्शन देगा तो वहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, ये पंतनगर में स्थित है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है। अगला जो कि अगेन प्रथम टाइप्स के क्वेश्चन से संबंधित है, जो कि है देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? तो पुदुचेरी में है, ठीक है। तो ये दोनों प्रथम आप याद रखना, कृषि विश्वविद्यालय देश का पंतनगर में और प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं उद्योगों के मध्य अग्रगामी संबंध का आशय होता है। कृषि एवं उद्योगों के मध्य अग्रगामी संबंध का आशय होता है। तो कृषि द्वारा उद्योगों के लिए आगत उपलब्ध कराना, यही इन दोनों के बीच में, कृषि और उद्योग के बीच में अग्रगामी संबंध होता है, यानी कि कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन हरित क्रांति से उत्पन्न समस्या? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर बहुत फास्ट भाग रहे हैं। इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि हमें लगभग यहाँ पे 70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वैसे यहाँ पे हम 30, 40, 50 मैक्सिमम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन इस सेशन में हम 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो कृषि चैप्टर है ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी ये चैप्टर समाप्त हो जाए। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 यानी कि 31वां क्वेश्चन है। हाँ, ये तो हो गया था। निम्न में कौन हरित क्रांति से उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है? तो उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। अब वृद्धि हो रही है तो समस्या तो हो नहीं सकती है वैसे भी, है ना। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के पश्चात श्रम विभाजन हुआ। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति के पश्चात श्रम विभाजन जो है ये गाँव से नगर की तरफ हुआ। गांव से नगर की तरफ हुआ। एग्जाम में देगा गांव से गांव की ओर, नगर से गांव की ओर, नगर से नगर की ओर, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है, ऑप्शन दे सकता है। तो वहाँ पे आपको लगाना है गांव से नगर की ओर हरित क्रांति के पश्चात श्रम विभाजन हुआ। ये हमारा ई बुक है, संपूर्ण ग्रामीण परिवेश और यूपी स्पेशल जीएस, यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है। 15 अप्रैल तक ऑफर चल रहा है। ये 75 to 80 रुपीज़ का प्राइस रखा है मैंने, लेकिन डिस्काउंट या फिर ऑफर के चलते आप मात्र 45 रुपीज़ में 15 अप्रैल तक इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना ऑफ़र चेक कर लीजिए। अभी अगर 15 तारीख है, 15 अप्रैल है 2022 में, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया? तो पंजाब राज्य जो है ये फला फूला और संपन्न हो गया। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का प्रमुख घटक कौन सा है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का प्रमुख घटक जो है भूधारण की व्यवस्था है। महत्वपूर्ण प्रॉब्लम थी एक समय पे स्वतंत्रता के पश्चात में भूधारण या फिर भूमि विभाजन, भूमि सुधार, ये सारी प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़े स्तर पर सामने आई थी। तो ये आप देख सकते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का प्रमुख घटक कौन सा है? तो भूधारण व्यवस्था, इसको आप समझते चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिक हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन फसलों के लिए है? तो गेहूं और चावल में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हमें देखने को मिली थी आफ्टर हरित क्रांति, ठीक है। तो ये दो जो फसल हैं इनके लिए हरित क्रांति वरदान साबित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हम कुछ प्रमुख क्रांतियाँ देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ सकता है। तो रजत क्रांति अंडा एवं चिकन उत्पादन से संबंधित है। अगला है गुलाबी क्रांति जो कि झींगा मछली से संबंधित है, ठीक है। गुलाबी, गाफर गुलाबी और गाफर झींगा, ठीक है। तो झींगा गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य से संबंधित है, ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। और पीत क्रांति, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तिलहन से संबंधित है, ठीक है। तो तिलहन से संबंधित कौन सी क्रांति है? पीत क्रांति है। तो ये ध्यान देना, ये नया है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। नया नहीं है तो पुराना ही, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं या फिर देख नहीं पाते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे पीत क्रांति तिलहन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, रजत क्रांति अंडा एवं चिकन उत्पादन से, हरित क्रांति से प्रमुख लाभ जो है गेहूं और चावल को मिला था, ठीक है। एक और भी क्रांति है, इसको भी देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है? तो 4% उत्पादन जो है बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत, ठीक है। ये 4% आप याद रखना, इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत कृषि उत्पादन में 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति दोस्तों मांस एवं टमाटर से संबंधित है। वैसे भी लाल लाल लाल, ठीक है। तो यहाँ पे लाल की बात हो रही है, यानी कि मांस और टमाटर, ओके। अगला क्वेश्चन है, केसरिया क्रांति
केसरिया क्रांति किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है? तो यहाँ पे ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। कौन सी क्रांति? केसरिया क्रांति, याद रखिएगा। केसरिया क्रांति ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित क्रांति है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि निर्यात क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में कृषि निर्यात क्षेत्रों की कुल संख्या 46 है, जो कि 19 राज्यों में फैली हुई है। तो 19 राज्यों में कृषि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होता है और टोटल मिला के यहाँ पे 46 निर्यात क्षेत्र हैं। कहाँ पे? भारत में। अगला क्वेश्चन है, कृषि निर्यात नीति 2018 के अंतर्गत कब तक कृषि निर्यात को 60 अरब डॉलर से अधिक करना है? तो कृषि निर्यात को 2022 तक हमें 60 अरब डॉलर से अधिक करना है, ठीक है। 2018 का जो कृषि निर्यात नीति था उसके अंतर्गत। हालांकि अभी सारी चीज़ें ज़्यादा ही हो गई होंगी। यहाँ पे हम निर्यात भी देख रहे होंगे, अभी यूक्रेन रसिया वार चल रहा है, तो परमिशन मिलते ही हम लोग एक तरह से समझ लीजिए पूरे वर्ल्ड को फूड सप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट भी ठीक ठाक गिन हो सकता है अगर अमेरिका ने इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया, ठीक है। तो थोड़ा आप वर्ल्ड अफेयर को भी फॉलो करते रहें। एक चैनल है वर्ल्ड अफेयर जो कि प्रशांत धवन सर पढ़ाते हैं, मतलब बहुत अच्छे एजुकेटर हैं। जो जियो पॉलिटिक्स होती है उससे बेस्ट, उससे अच्छा टीचर कोई आपको मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लेना वर्ल्ड अफेयर को, यहाँ पे आपको जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है, समय समय पे। सो देखिए यहाँ पे मैंने प्रमोशन भी कर दिया, मैं उनका फ़ैन हूँ, आप एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगला क्वेश्चन है, बीज मसाला निर्यात क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में बीज मसाला निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई जल के माध्यम से उर्वरक उपयोग तकनीकी कहलाता है? तो फर्टिगेशन कहलाता है। क्या बोला जाता है? फर्टिगेशन। सिंचाई जल के माध्यम से उर्वरक उपयोग तकनीक को हम फर्टिगेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहकारी खेती किस प्रकार की समस्या का स्थायी समाधान है? तो सहकारी खेती ज्योति विभाजन, यहाँ पे ज्योति मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली में होगा जोतों, ठीक है। जोतों का जो विभाजन होता है इससे, और इनका जो विखंडन वगैरह होता है, इससे संबंधित है क्या? सहकारी खेती, और ये इसका स्थायी समाधान है। डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो आप ई बुक बाय कीजिए या फिर हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। एक एक टॉपिक ग्रामीण परिवेश से संबंधित कराया गया है, ओके। अगला क्वेश्चन है, सहकारी खेती का घटक क्या है? तो सहकारी खेती का घटक किसान है, ठीक है। यहाँ पे मजदूर और जमींदार नहीं है। 3-4 ऑप्शन देगा जिसमें किसान है, मजदूर है, जमींदार है, या फिर ये सभी हैं। तो सरकारी खेती का घटक दोस्तों किसान है, ध्यान रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समिति। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन मैंने सहकारी शब्द से यूज किया है, क्वेश्चन को उठाया यहाँ पे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सहकारी खेती का घटक हमने देखा किसान है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक सरकारी लिखा है एक्चुअली में, लेकिन सहकारी होगा, ठीक है। सहकारी खेती का प्रकार नहीं है, तो ये है व्यक्तिगत खेती। व्यक्तिगत खेती सहकारी नहीं होती। सहकारी का मतलब मतलब सभी के साथ में किया हुआ एक तरह से कोई कार्य, और जब खेती की बात होती है तो सभी के सहयोग से की गई खेती को हम सहकारी खेती बोलते हैं, ठीक है। सभी का योगदान होता है इसमें क्या होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। आप डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपको कुछ हिंट मिल जाएगा अभी दो चार क्वेश्चन से आने वाले समय में। देखिए, सहकारी समिति कौन सी सुविधाएँ प्रदान करती है? तो ऋण, बीज और खाद्य। यहाँ पे दोस्तों बीज नहीं, बीज होगा, ठीक है। तो सहकारी समितियाँ भी होती हैं, गाँव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे सहकारी समितियाँ भी होती हैं जो कि ऋण, बीज और खाद्य प्रोवाइड कराती हैं। अगला क्वेश्चन है, सहकारी खेती अगला क्वेश्चन है, सहकारी खेती संबंधित कार्यक्रम केंद्रीय सरकार द्वारा कब चलाया गया था? तो 1969 में सहकारी खेती संबंधित कार्यक्रम केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता संघ अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सहकारिता संघ अधिनियम दोस्तों 1904 में पारित किया गया था, ठीक है। कब पारित किया गया था? 1904 में सहकारिता संघ अधिनियम, ओके। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटाकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान में रखिए। किस वर्ष सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में शामिल किया गया? तो 1919 में शामिल किया गया, ठीक है। कब किया गया? 1919 में शामिल किया गया। और सहकारिता अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? तो 1904 में। अधिनियम 1904 में पारित किया गया था, और 1919 में, जो कि केंद्र स्तर पर रहा होगा, 1919 में इसको प्रांतीय स्तर पर शामिल कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुबंध कृषि वर्तमान में देश के किस राज्य में विशेष रूप से प्रचलित है? तो अनुबंध कृषि शब्द याद रखना, ये पंजाब में प्रचलित है, ठीक है। कहाँ पे? पंजाब में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 2011-12 में
2011-12 में त्वरित चारा विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था।